हेलो स्टूडेंट्स, सरफेस केमिस्ट्री पार्ट 10 में आज हम डिस्कस करेंगे गिब्स एडजॉर्प्शन इक्वेशन के बारे में। गिब्स अधिशोषण समीकरण, यह इक्वेशन एडजॉर्प्शन और सरफेस टेंशन इन दोनों की मध्य रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हम दो मेथड्स काम में लेंगे। नंबर 1 बाय यूजिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल साइकिल और नंबर 2 होगा बाय यूजिंग केमिकल पोटेंशियल, उत्क्रमणीय समतापी चक्र के उपयोग के द्वारा, और सेकंड होगा रासायनिक विभव के उपयोग के द्वारा। तो किसी भी टू कंपोनेंट सिस्टम की अगर हम बात करें तो टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए जो गिब्स फ्री एनर्जी का जो मान होगा वो होगा G इक्वल टू μ1n1 प्लस μ2n2 प्लस गामा A, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पर μ1 क्या है? μ1 है यहाँ पर केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट का रासायनिक विभव, और μ2 है यहाँ पर सोल्यूट का केमिकल पोटेंशियल, जबकि n1 और n2 यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं। गामा इज द सरफेस टेंशन, गामा पृष्ठ तनाव है, जो हमें इक्वेशन नंबर 1 प्राप्त हुई है। इस इक्वेशन नंबर 1 का जब हम संपूर्ण अवकलन करते हैं, जब कंप्लीट डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त हो जाती है। देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 का जब हमने कंप्लीट डिफरेंशिएशन किया है तो ये इक्वेशन नंबर हमें 2 प्राप्त हुई है। किसी भी टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए, ये हमने पहले थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस किया था कि किसी टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए हम इक्वेशन नंबर 3 से दर्शाते हैं किसी भी टू कंपोनेंट सिस्टम को। तो टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए हमने इक्वेशन नंबर 3 लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो dA है वो क्या है? इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो S है यहाँ पर S एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमने dA तो हो गया यहाँ पर इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, एंड जो S है वो एंट्रोपी है। एंड गामा dA टर्म is used in compensating the increase in the area of exposed surface, यानी गामा dA पद को अनावृत क्षेत्रफल में वृद्धि की क्षतिपूर्ति या कंपनसेट करने के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो जब हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन नंबर 2 और 3 को, ये देखिए इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 3 है, इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर हमें देखेंगे हम कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी और हमें इक्वेशन नंबर 4 प्राप्त हो जाती है, और 4 हो जाएगी SDT माइनस VDP प्लस गामा DA प्लस μ1 DN1 प्लस μ2 DN2 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हमें इक्वेशन नंबर 4 प्राप्त हो जाती है। और इस इक्वेशन नंबर 4 को अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर देखेंगे तो हमें इक्वेशन नंबर 5 ऑब्टेन होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर चूँकि कांस्टेंट हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट हो जाएगी ये वैल्यू, तो ऐसी स्थिति में कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के केस में हमें ये इक्वेशन नंबर 5 प्राप्त होती है। दिस सिस्टम इज कम्प्लीटली डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शन। तो ये जो सिस्टम है इसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट, वन पार्ट विच इज़ अंडर द इफेक्ट ऑफ सरफेस फोर्स, जो पहला वह भाग है जो सतही बलों के प्रभाव में है, सरफेस फोर्स के प्रभाव में होता है, उसको हम प्रथम भाग कहेंगे। और सेकंड जो रिमेनिंग पार्ट है वो है जो कि सॉल्यूशन फॉर्म है। तो इस प्रकार से किसी भी सिस्टम को हम दो भागों में विभाजित करेंगे, सरफेस फोर्स और सेकंड हो जाएगा सॉल्यूशन फॉर्म, यानी सतह प्रावस्था, जो कि वह भाग जो कि सतही बलों के प्रभाव में है, इसलिए हमने उसको सतह फोर्स कहा। और जो सॉल्यूशन जो रिमेन इन द सॉल्यूशन फॉर्म है उसको हमने सेकंड पार्ट कहा। और फर्स्ट पार्ट
जो कि सरफेस फोर्स के प्रभाव में होता है, जो सतही बलों के प्रभाव में होता है, उसको हम कहेंगे सरफेस फेज यानी सतह प्रावस्था। और जो अदर पार्ट जिसको हमने सॉल्यूशन फॉर्म कहा है, उस पार्ट को हम कहेंगे बल्क फेज। तो इस प्रकार से दो फेज हुई, एक तो सरफेस फेज और सेकंड हो गई यहाँ पर बल्क फेज। और ये जो बल्क फेज होती है वह सरफेस इफेक्ट से पूर्णतया मुक्त होती है, विच इज अनअफेक्टेड बाय सरफेस इफेक्ट। अब यदि N1 नॉट एंड N2 नॉट आर द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट रिस्पेक्टिवली, यदि हम N1 नॉट और N2 नॉट को क्रमशः विलायक और विलय की मोल्स की संख्या से रिप्रेजेंट करें, तो ऐसी स्थिति में जो बल्क फेज में वैल्यू होगी N1 नॉट डी म्यू 1 प्लस N2 नॉट डी म्यू 2 इक्वल टू 0। तो जो बल्क प्रावस्था में अगर N1 नॉट और N2 नॉट क्रमशः विलायक और विलय की मोल की संख्या है, तो इस प्रकार से हमें इक्वेशन नंबर 6 प्राप्त होती है। और इक्वेशन नंबर 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करें N1 अपॉन N1 नॉट से, इक्वेशन नंबर जो हमें ये 6 प्राप्त हुई है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, N1 बाय N1 नॉट से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें और उसको हम इक्वेशन नंबर 5 से सब्ट्रैक्ट करें, तो हमने इससे पहले की स्लाइड में देखा था इक्वेशन नंबर 5 हमें क्या प्राप्त हुई थी। इक्वेशन नंबर 5 में था N1 डी म्यू 1 प्लस N2 डी म्यू 2 प्लस A डी गामा इक्वल टू 0। तो उस इक्वेशन से जब हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको पहले हम इक्वेशन 6 को मल्टीप्लाई करेंगे और देन हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त होती है। तो देखिए हमने मल्टीप्लाई किया है और देन उसको सब्ट्रैक्ट किया है। इसी को जब हम नेक्स्ट इक्वेशन के रूप में लिखेंगे तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डी म्यू 2 और डी म्यू 2 ये दोनों कॉमन है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको ब्रैकेट के बाहर लिख लिया है, ये कॉमन ले लिया और बाकी एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिखा है। और हमें इस इक्वेशन से हम निकालेंगे माइनस डी गामा अपॉन डी म्यू 2 की वैल्यू। तो इसको आप राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा ये, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस डी गामा अपॉन डी म्यू 2 और ये और अपॉन ए हो जाएगा। तो देखिए इक्वेशन नंबर हमें 7 प्राप्त होती है। यहाँ पर क्या है, N2 इज द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सोल्यूट विच आर एसोसिएटेड विद N1 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन सरफेस फेज। तो जो N2 विलय के मोल की संख्या है जो कि सतह प्रावस्था में विलय के N1 मोल्स के साथ एसोसिएटेड है या संयुक्त होते हैं। और N1 N2 नॉट अपॉन N1 नॉट ये जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी इज रिलेटेड टू बल्क फेज। यह बल्क प्रावस्था से संबंधित क्वांटिटी है। तो जो क्वांटिटी N2 माइनस N2 नॉट N1 अपॉन N1 नॉट बाय A, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, दिस क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑन पर यूनिट surface area of solute और and it is generally denoted by capital gamma। ये जो क्वांटिटी है वो विलय के प्रति इकाई क्षेत्र सतह पर सांद्रता को प्रदर्शित करती है और इसे हम सामान्य रूप से कैपिटल गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल गामा की वैल्यू क्या हो सकती है, कैपिटल गामा इक्वल टू होता है माइनस डी गामा अपॉन डी म्यू। इसको हम इक्वेशन नंबर 8 लिखते हैं। और यहाँ पर कैपिटल गामा इज द इंडिपेंडेंट ऑफ N1 जो कि N1 पर निर्भर नहीं करता एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ सरफेस फेज, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स अमाउंट ऑल्सो। तो जो कैपिटल गामा है उसका मान N1 पर तो निर्भर नहीं करता, वरन यह केवल सतह प्रावस्था की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर डिपेंड करता है, ये केवल उसकी नेचर ऑफ सरफेस फेज पर डिपेंड करता है और इसके साथ ही यह सतह की मात्रा या अमाउंट पर भी डिपेंड नहीं करता।
किसी एक विलियन के लिए आप जानते हैं कि μ2 इक्वल टू μ2 नॉट प्लस RT ln A2 ये होता है। ये हमने थर्मोडाइनमिक्स में देखा था और इससे हमने इक्वेशन नंबर 9 दिया है। किसी भी सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं A2 क्या है, यहाँ पर A एक्टिविटी होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे A2 इज़ द एक्टिविटी ऑफ सोल्यूट एंड μ2 नोट क्या है, कांस्टेंट होगा यहाँ पर और स्थिरांक है। जब हम इस इक्वेशन 9 का अवकलन करते हैं तो हमें ये अवकलित करने के बाद ये इक्वेशन हमें ये प्राप्त होती है। d μ2 की वैल्यू है यहाँ पर, तो हम आप ये जानते हैं कि इक्वेशन नंबर 8 में माइनस डी गामा अपॉन डी म्यू है, तो हम यहाँ पर माइनस डी गामा और यहाँ पर ये जो डी μ2 की वैल्यू है उसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें ये कैपिटल गामा जिसे कि हमने इस क्वांटिटी को हमने रिप्रेजेंट किया था, ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये वैल्यू, इसको हमने रिप्रेजेंट किया था और ये हमें जो इक्वेशन नंबर 8 से हमें ये इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। सिंस डी ln A2 को आप लिख सकते हैं 1/A2 dA2 के इक्वल, तो हम यहाँ पर जब ये वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कैपिटल गामा की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है माइनस A2 अपॉन RT डी गामा अपॉन dA2। तो ये वैल्यू आप कुछ नहीं करना आपको, केवल आपको यहाँ पर ये वैल्यू d ln A2 की जो वैल्यू है, d ln A2 की वैल्यू जब आप रखेंगे यहाँ पर, जब आप क्या पुट करेंगे 1/A2 dA2, तो ये वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे और इसको हम तो जो A2 होगा वो ऊपर चला जाएगा, तो इस प्रकार से हमें A2 अपॉन RT हो जाएगा और d गामा अपॉन A2 यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से माइनस ये वैल्यू जो इक्वेशन नंबर हमें 10 में प्राप्त हुई है वो हम कैपिटल गामा की वैल्यू लिखेंगे और दिस इक्वेशन मीन्स इक्वेशन 10 इज नोन एज द गिब्स एडजॉर्प्शन इक्वेशन। यह गिब्स का अधिशोषण समीकरण कहलाता है। गिब्स अधिशोषण के इक्वेशन में हम दो केसेस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस है इफ डी गामा अपॉन dA2 इज नेगेटिव, यदि इसका मान ऋणात्मक है, नेगेटिव है, तो जो एडजॉर्प्शन होगा वो धनात्मक होगा, एडजॉर्प्शन विल बी पॉजिटिव। इसका मतलब ये होगा कि सोल्यूट का और अधिक कॉन्जुगेशन होगा जो कि सॉल्यूशन के सरफेस टेंशन को कम कर देगा, यानी इसकी वैल्यू नेगेटिव होना, एडजॉर्प्शन पॉजिटिव होगा और ऐसी स्थिति में फर्दर इंक्रीज इन एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट डिक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ सॉल्यूशन। सेकेंड केस हम देखेंगे कि इफ डी गामा अपॉन dA2 इज पॉजिटिव, अगर ये मान पॉजिटिव होगा देन एडजॉर्प्शन विल बी नेगेटिव, जो अधिशोषण होगा वो ऋणात्मक होगा और इसका अर्थ ये होगा कि विलय का और अधिक कॉन्जुगेशन संयुग्मन विलयन के साथ होगा, जिससे कि विलयन का जो पृष्ठ तनाव होगा वो बढ़ जाएगा। फर्दर इंक्रीज इन एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट विथ सोल्यूशन इंक्रीजेज द सरफेस टेंशन ऑफ सोल्यूशन। तो ये कंडीशंस आपसे पूछी जा सकती है, इसको हम एक्सप्लेन कर पाएंगे गिब्स एडजॉर्प्शन इक्वेशन के आधार पर। तो आज हमने डिस्कस किया गिब्स एडजॉर्प्शन इक्वेशन और उसके दोनों केसेस के बारे में। थैंक यू वेरी मच।